मैं हाफिज़ कुरान हूँ। ओह वाओ, Yes. माशाल्लाह। मैं जब 9 साल की थी तो मैंने हिफ्ज़ कर लिया था। पढ़ना था तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बट मुझे नहीं आइडिया था बचपन में कि कुरान पाक पढ़ना है, हिफ्ज़ करना है। तो मैं क्लास 3 में थी, तो अम्मी अब्बा ने कहा अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी, तुम करोगी। मैंने ज़बरदस्ती कर लिया। अच्छा, जब इस कुरान पाक याद करना शुरू किया तो फिर दिल लग गया, और माशाल्लाह मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हाथ पकड़ के खींच रहे थे ना, तो मैंने हाथ में एक रिंग पहनी थी। मुझे जब भी वो सीन देखती हूँ ना, वो इंटरनेट पे भी चल रहा होता है, मैं कहती हूँ शिट यार, दानिश भाई का हाथ कट गया। तब सीन कट हो गया तो उनकी फिंगर कट गई थी बहुत बुरी तरह। आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी। कहते हैं इसका बदला मैं लूँगा, नेक्स्ट सीन में तो मैं गोली मार दूँगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करें। और अम्मा के लिए आपने घर बनाना है, ये ख्वाहिश है। ये कब ख्याल आया? आप इतनी छोटी सी हैं। हम स्टिल रेंट के घर में रहते हैं, तो वो जो घर शिफ्ट करते हुए अम्मी की ख्वारी देखती थी ना मैं, क्योंकि छोटी थी तब तो हेल्प नहीं करा सकती थी। और अम्मी कहती एक दिन देखना मेरी बच्चियाँ मुझे अपना घर बना के देंगी। बड़ी भी मैं थी, तो मैं बचपन से सुनती थी कि अम्मी को अपना घर चाहिए। ओके यार, मैं बना के दूंगी अम्मी को घर। आज भी जब मैं शादी वादी का जिक्र करती हूँ ना कोई, तो मैंने ये बोला हुआ कि जब तक अम्मी को घर नहीं बना के देना, मैंने कुछ नहीं करना अपने लिए। मैं हाफिज़ कुरान हूँ। ओह वाओ, माशाल्लाह। मैं जब 9 साल की थी तो मैंने हिफ्ज़ कर लिया था। इंडस्ट्री में कभी बताती हैं बात तो लोगों का क्या रिएक्शन? मैं नहीं बताती हर एक को, जज भी तो करते हैं ना। मैंने अभी शो में बता दिया, इसीलिए मैंने पहली दफ़ा बताया किसी शो में। कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट तो मुझे लगता है करता है। सुनिए, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशा मैगज़ीन। अगर आप नोट करें कि मेरी टोन थोड़ी सी स्लो ही है, तो वो इस बात का असर है जो मेरी मेहमान आज हैं उनसे इम्प्रेस होकर मैंने कोशिश की कि मैं भी इतनी पोइटिक अंदाज में बोलूं, बट मैं बोल नहीं सकी। अभी स्टोरी आगे सुनाते हैं। सो जो आज मेरे साथ हैं, उनको कभी एक्टिंग का शौक़ नहीं था। वो जो हम कहानी सुनते हैं ना कि बचपन से एक्टिंग का शौक़ था, उनको बिल्कुल शौक़ नहीं था। वो अपनी छोटी बहन को ऑडिशन के लिए लेकर गई, और जो लोग ऑडिशन कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए। वहाँ से उन्हें थोड़ा सा हुआ, एंड गेस व्हाट, उन्होंने 2 बोल के लिए ऑडिशन किया और अफान वहीद की बहन का रोल उनको मिल गया। एंड दैट इज़ हाउ हर करियर स्टार्टेड। उनकी ख्वाहिश है कि जो शख्स उन्हें प्रपोज करे वो डिज्नीलैंड के बाहर उनको प्रपोज करे। तो आज हम ये भी पूछेंगे यार, मैंने सुना तो मैंने कहा वाओ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये कहाँ से आया है, यू नो। और कुकिंग भी करती हैं, अम्मी से बहुत अच्छी दोस्ती है। एंड अभी हम बात कर रहे थे तो इतने खूबसूरत अंदाज से बोलती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो हमने उनको देखा है 2 बोल में, तड़प में, अंगना, और आजकल हम उन्हें देख रहे हैं कैसी तेरी खुदरजी में। तो मेरे साथ हैं लाइबा खान। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं क्या बोलूँ, सब आपने बता दिया। और मैं सुन रही बहुत कुछ है, मैं सुन रही, मैंने कहा वाओ 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 वाओ, इनको सभी पता है। डोंट वरी, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ जी, तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी हुआ ये कि हम माइक चेक कर रहे थे तो मुझे बोला कि मैंने कहा टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लाइबा को बोला गया, तो लाइबा आपने कैसे बोला? मैंने कहा क्या आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं, आपको मेरी आवाज़ और भी आपको ऐसे नहीं जैसे बोला। तो उन्होंने मुझे बोला कि लाइबा आपको मेरी आवाज़ आ रही, तो मैंने कहा कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं अपने क्वेश्चन रही थी, मैंने कहा मैं कितनी बदतमीजी से बोल रही हूँ, ये कितना खूबसूरत बोल रही है। मैंने फ़ौरन उसके बाद दोबारा मैंने कहा जी क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो अब एवरी टाइम शी से समथिंग मैं रुक जाती हूँ, मैं दोबारा उसको आहिस्ता से बोलने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज इतने प्यार से बोला है, इतने पोइटिक अंदाज में डिलीवरी की है कि वो मुझे सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। मैं बताऊँ तो मैं कुछ काम करती करते करते रुक गई, क्वेश्चंस देख रही थी एक दफ़ा। मैंने कहा वाओ, अच्छा जी क्या चल रहा है आजकल? चल कुछ ये रहा है कि अभी 2 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है एक साथ। हाँ एक साथ, एक ARY का प्रोजेक्ट है, एक जियो का प्रोजेक्ट है। सो काम चल रहा है और बड़े मज़े के कैरेक्टर्स हैं और मज़ा भी आ रहा है काम करने में। साथ साथ जो प्रोजेक्ट ऑनर है तो वो देख रहे हैं और अप्रिसिएशन मिल रही है और बस ये चल रहा है। कैसी तेरी खुदगर्जी? हाँ उस पर अच्छा फीडबैक आया आपको? बहुत अच्छा। मुझे वो जो सीन है ना जब वो रिक्शे में उतरती है, उससे नकाब वाला, हाँ निदा ने, तो वो बहुत, बिकॉज उसमें आपके पास डायलॉग कम थे। हाँ। वो आंखों से कम्युनिकेट करना था, ऐसे काफ़ी चैलेंजिंग सीन होगा वो, है ना? वो सीन एक तो शूट करते हुए भी बहुत कुछ फ़नी सा सीन हुआ था एक्चुअली। जब दानिश भाई मुझे हाथ पकड़ के खींच रहे थे ना, तो मैंने हाथ में एक रिंग पहनी थी। मुझे जब भी वो सीन देखती हूँ ना, वो इंटरनेट पे भी चल रहा होता है, मैं कहती हूँ शिट यार, दानिश भाई का हाथ कट गया था। बिकॉज उन्होंने मैंने रिंग पहनी, उन्होंने जो मेरा हाथ पकड़ा ना, तो मैं छुड़ा रही हूँ सीन, बिकॉज हम नेचुरल कर रहे थे, हमने फेक उस वक्त नहीं किया कि नहीं छोड़ो। उन्होंने जो हाथ पकड़ के मुझे खींचा, जब सीन कट हो गया तो उनकी फिंगर कट गई थी बहुत बुरी तरह। आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी। कहते हैं इसका बदला मैं लूँगा, नेक्स्ट सीन में तो मैं गोली मार दूँगा। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करें। काफ़ी उस पर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, आप देख रही हैं क्रिटिसिज्म जो आ रहा है कैसे तेरी खुदगर्जी पे। एक और चीज़ हुई थी उस दिन
आई डोंट नो मुझे डिस्कस करना चाहिए लेकिन मैं कर देती हूँ। हम जब शूट कर रहे थे ना तो वहाँ बहुत सारे लोग थे जो देख रहे थे ड्रामा, सॉरी शूटिंग देख रहे थे। तो एक अंकल आए और वो अंकल गुस्से में आ गए, रोको शूट, बंद करो शूट, ये क्या सिखा रहे हो, ये क्या दिखा रहे हो। और वो शाउट करना शुरू हो गए कि एक लड़का एक लड़की को कॉलेज से घसीटते हुए ले जा रहा है, क्या लड़कों पे असर पड़ेगा। तो तब मैंने कहा यार वो अपनी जगह सही बोल रही है, क्योंकि वो एक आवाम की नज़र से देख रहे। फिर दानिश भाई ने उनको कहा कि जब ये लड़का इतना बुरा कर रहा है तो हम ड्रामे इसीलिए बनाते हैं कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है, क्योंकि हर ड्रामे की एंड यही होती है। तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया कि अगर ये लड़का बुरा कर रहा है, आज ये बुरा कर रहा है तो इसके साथ बुरा होगा। तो मैंने कहा यार रियल लाइफ में भी तो ये होता है, जब आप किसी के साथ बुरा करते हो तो अल्लाह पाक भी आपके साथ बुरा करते हैं। तो अब जब ड्रामे में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि कोई चीज़ बहुत बुरी हो रही है तो उसका अंजाम भी तो होगा ना। इस पे हम दोबारा आएंगे बाद में, पहले हम कुछ लाइबा के बारे में बात करते हैं जी। तो मुझे बताएं कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, क्या पढ़ा हुआ है? अच्छा मैं हाफिज़ कुरान हूँ। ओह वाह, माशाल्लाह। मैं जब 9 साल की थी तो मैंने हिफ्ज़ कर लिया था। अच्छा जब मेरा माशाल्लाह, स्टार्ट हुआ था तो मैं 7 साल की थी, मैंने 2 साल में हिफ्ज़ किया था, तो मुझे नहीं करना था तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बट मुझे नहीं आइडिया था बचपन में कि कुरान पाक पढ़ना है, हिफ्ज़ करना है। तो मैं क्लास 3 में थी तो अम्मी अब्बा ने कहा अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी तुम करोगी, मैंने ज़बरदस्ती कर लिया। अच्छा जब इस कुरान पाक याद करना शुरू किया तो फिर दिल लग गया, और माशाल्लाह मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मैं 2 साल में कर लिया और मैं 9 से 10 साल की थी तो मेरा हिफ्ज़ हुआ। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। 2 साल मुझे पीछे एडमिशन मिला, लाइक मुझे 8 में होना था बट मुझे 6 में एडमिशन मिला। खैर मैंने मैट्रिक अपना कंप्लीट किया और पढ़ाई में अच्छी थी, रट्टे मार के। मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद ईमान है मेरी छोटी सिस्टर, जी। तो उसने काम स्टार्ट कर दिया था जब मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी। तो अम्मी उसके साथ शूट्स पे जाती थी। एक दफ़ा मैं भी चली गई, दिल मोम का दिया एक प्रोजेक्ट था उसकी शूट पे। तो वहाँ पे थी एक कास्टिंग हेड रिजवाना। अच्छा मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे वैसी अच्छी लगती थी, अक्सर मैंने उनको शूट पे देखा ना, तुम क्यों नहीं करती एक्टिंग? मैं वो बच्ची जो अम्मी का पल्लू पकड़ के चलने वाली, जिसको ये तक नहीं पता कि एक लड़की से, लड़के तो दूर की बात, लड़कियों से कैसे बात करते हैं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। खैर मुझे उन्होंने कहा तुम करो काम। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, मुझे बैक पे काम करना है या मुझे आर्मी में जाना था। तो मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी कि मैं एडमिशन लूँगी। खैर उन्होंने कहा करो। फिर उन्होंने मुझे अलिफ ऑफ़र किया। अलिफ में एक कैरेक्टर था 2 सीन्स का ना। मैंने कहा बड़ा प्रोजेक्ट है, ये है वो है, ओके 2 सीन है मैं करके देखती हूँ। खैर वो 2 सीन शूट हुए लेकिन आया एक ही था। अच्छा। वो भी ऑफ़र होने के 1 साल, क्योंकि अलिफ डिले होता जा रहा था तो वो 1 साल बाद शूट स्टार्ट हुई। इतने ही प्रोसीजर में उन्होंने मुझे 2 बोल ऑफ़र कर दिया। ठीक है। 2 बोल के सेट पे ही मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया था और मैं पढ़ भी रही होती थी। इतनी छोटी थी मैं कि मेरा, और फिर मुझे याद है फ़ान भाई ने मुझे तब कहा था पढ़ाई नहीं छोड़नी है तुमने, पढ़ाई करनी है। और मैं भी बोलती हूँ यार मैंने पढ़ाई स्किप की हुई है फ़िलहाल आजकल। तो खैर वो इस तरह से फिर करियर स्टार्ट हुआ। मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए, साथ साथ काम करना शुरू किया। दिल नहीं था, अब दिल से कर लेती हूँ क्योंकि मेहनत कर रही हूँ जिस चीज़ में, तो मैंने कहा दिल से करूँ। तो आपने मैट्रिक तक पढ़ा? मैट्रिक नहीं, फिर मैंने इंटर में एडमिशन लिया। शूट्स भी चल रही होती थी, इंटर में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था तो सर आते थे पढ़ाने। फिर खैर सेकेंड ईयर मैंने अपना कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जब टाइम आया तो हुआ ये कि कोरोना था और ऑनलाइन पढ़ने वाली बच्ची मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे टीचर की अटेंशन चाहिए कि मुझे वो पढ़ाएं, मैं नहीं ऑनलाइन पढ़ सकती हूँ। मैंने कहा यार दोबारा से स्टार्ट करूँगी। सो अब इंशाल्लाह जल्दी मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है दोबारा। तो प्लान है अभी करने का? हाँ पढ़ना है। काम के साथ कैसे मैनेज करेंगी, हो जाएगा? अच्छा तो सीन ये भी है कि एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट करूँगी और साथ साथ पढ़ाई, और अगर ऐसा नहीं हो सका तो फिर शादी के बाद पढ़ूंगी। देखिए मैंने शादी नहीं हाँ, मैंने शादी से पहले बोल देना है। अब आपने खुद ही स्टार्ट कर दिया तो अब मैं आऊंगी इस चीज़ पे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बोली। मैंने पढ़ना तो है, किसी भी हाल में पढ़ना है। तो मैंने जैसे शादी करनी है ना, उसको मैंने बता देना कि मैंने पढ़ना है। शादी काम नहीं करेंगी शादी के बाद? यार बहुत कम। ओके। कोई एक प्रोजेक्ट कर लिया। उसका क्योंकि मुझे सबसे पहली चीज़ ये काम का, क्योंकि मुझे शौक़ था नहीं, तो जब मुझे काम मिला, फेम मिला, प्यार मिला, तो मैंने कहा यार अच्छी चीज़ें कर लेना चाहिए। लेकिन अब इतनी मेहनत करते हैं हम, तो फिर मैं दिल से करती हूँ। और रीज़न ये भी कि मैं सारी ज़िंदगी एक जगह पे नहीं लगा सकती अपनी, मुझे कुछ अलग अलग करना है। हमेशा से बचपन से ना शौक़ था। तो खैर अब फिर ये है कि मैं कुछ टाइम तक काम करूँगी, फिर शादी कर लूँगी। चले खुद ही लाइव मैंने बता दिया। लाइक शादी कर लूँगी। माशाल्लाह। घर में कौन कौन है? बहन भाई कितने हैं आप? छोटी बहन, 2 बहनें आप, ईमान और आप? अम्मी और पापा। ओके। एंड अम्मी के साथ तो बहुत ही प्यारा आपका रिलेशनशिप है। के साथ तो लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, क्यूट वाली।
और रिलेशनशिप तो अम्मी तो जान है ना, मतलब अम्मी का वो, और अम्मी दूसरी अम्मी जो है वो ईमान है, छोटी बहन वो भी दूसरी माँ है एक्चुअली, तो बस इसके साथ चल रहा होता है। ओके हाँ। तो जब स्टार्ट किया तो आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो आराम से मान लिए गए थे या थोड़ी नहीं, जंग कोई लगी? नहीं माना था, पापा भी नहीं माने थे, बाबा शुरू भी शुरू नहीं में माने गुस्से थे? में रहते थे, हाँ। प्रोजेक्ट नहीं देखते थे, मतलब देखते थे लेकिन अच्छा बाबा की एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, आपने कुछ गलत किया ना, लाइक अच्छी एक्टिंग नहीं करती थी, नहीं 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 कॉन्फिडेंस नहीं, आंखें देखो, कॉन्फिडेंस है ही नहीं तुम्हारी आंखों में, तुम कैसे एक्टिंग करोगी, तो वो जहाँ अच्छा करती थी तो अप्रिशिएट भी करते थे। Okay. खैर फिर बाबा शुरू शुरू में ना चुप चुप रहते थे कि तुम तो हिफ्स किया हुआ है, तुम ओह, क्यों अच्छा, कर हाँ, रही हो, थोड़ा फिर सा मैंने उनके कहा लिए। यार मैं अपनी, मुझे लिमिट्स पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं उसको चीज़ को लेते हुए चली हूँ और चल रही हूँ और चलती रहूँगी इंशाल्लाह। तो अच्छे से भी काम होता है ना, देखिए अच्छी बुरी हर फील्ड होती है, बिल्कुल बिल्कुल तो आपको नहीं पता अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो वहाँ क्या हालात है क्या सही नहीं। बात शोबिज़ है। इसलिए थोड़ा सा बुरा है क्योंकि सब दिख रहा होता है, दिख लोग रहा देख होता रहे होते हैं, ये है। तो बाकी दादा थोड़ा सा नाराज़ नाराज़ थे, थे। लेकिन फिर जब दादा को उनके ख़ानदान वाले, उनके रिलेटिव्स कहते थे ना हाँ। कि भाई आपकी पोती है, तो दादा, फिर दादा की मेरी बड़ी, अच्छा दादा से मेरे बचपन से बहुत अच्छा ना Okay, एक बॉन्डिंग हाँ, थी, हाँ, नाराज़ नहीं हुए थे, बस वो कहते तुमने क्या, वो पठान वाला थोड़ा लहजा था ना हाँ। उनका, तुमने क्या किया है, ये तुमको नहीं करना चाहिए था, अब उनका इंतकाल हो गया है, ओह, अल्लाह अल्लाह उन्हें जन्नत जन्नत में में जगह थी, लेकिन वो खुश थे बड़ा। ओके ओके। सो फिर फैमिली कन्विंस हो गई थी। तो क्या अम्मा ने काफ़ी साथ अम्मी ने दिया? बहुत, अम्मी ने आज बहुत तक, कन्विंस किया उन आज लोगों को? तक हाँ कन्विंस भी किया, और अम्मी ने हमें सपोर्ट बहुत किया। ईमान के साथ अभी भी वो शूट्स पे जाती है, मेरे साथ भी होती है, बस ड्रामे की शूट पे अब छोड़ दिया उन्होंने मुझे कि तुम खुद भी दुनिया देखो, तुम्हें समझ होनी चाहिए, लेकिन अम्मी अभी भी साथ होती है हर जगह। ओके। तो फिर दो बोल जब आया तो दो बोल तो बहुत फेमस किया था, उसको बहुत बहुत। रिकग्निशन मिली थी, तो फिर लोगों ने आपको भी पहचानना शुरू कर दिया होगा। दो बोल तो के क्या क्या वो फीलिंग थी, क्या हुआ आहिस्ता आहिस्ता, कैसे, हाउ डिड इट बिल्ट अप? मुझसे कुछ कहानी शेयर करें, कुछ वो जर्नी बताएं कि हाँ। वो पहली कुछ एपिसोड्स के बाद जब आप आई तो पहला क्या, किसका क्या रिएक्शन था, क्या हुआ, और आपने कहा अच्छा यार अब तो मुझे लोग पहचानते हैं। अच्छा वो ड्रामा बस वो चल गया माशाल्लाह, इतना अच्छा चला, जब मैं मॉल्स वगैरह में जाती थी तो सब कहते थे ये तो राफिया है ना, ये तो राफिया, और फिर मेरे ना मेरे कैरेक्टर पे मीम्स भी बनते थे क्यूट क्यूट वाले ना, मैं कहती थी वाह मैं फेमस हो रही हूँ, वाह लोग मुझे जान रहे हैं। तो फिर जब लोगों ने पहचानना शुरू किया ना, एक, और वो जो खुशी, मुझसे ज़्यादा खुशी जो अम्मी के चेहरे पे होती थी ना, वो देख के मैं कहती थी यार हाँ मैंने कुछ कर लिया थोड़ा बहुत ज़िंदगी में, बहुत खुशी होती थी कि सब पहचान रहे हैं। फिर काम ऑफर होना शुरू हुआ, तो इस तरह से बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अच्छा, मुझे ये नहीं है कि यार मुझे शुरू से लीड के प्रोजेक्ट्स करने थे, मैं स्टिल ये नहीं कहती कि मुझे लीड के प्रोजेक्ट्स के, मुझे ये होता है कि अच्छा कैरेक्टर करूँ। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं उन कैरेक्टर से बच के रहूँ। अभी भी मेरा कैसी तेरी खुदगर्जी में शुरू में यही था, प्यारी बेटी, प्यारी पॉजिटिव कैरेक्टर्स मुझे नहीं पसंद, पता नहीं क्यों मुझे नेगेटिव में ना आपको ज़रा थोड़ा मार्जिन मिलता है। एज एन एक्टर मैं बात कर रही हूँ, आई नो वैरायटी ज़्यादा होती है, आपके पास ज़्यादा वैरायटी होती है कि आप क्या एक्सप्रेशन दे सकते हो, क्या काम कर सकते हो। पॉजिटिव में आपने रोना है धोना। तो मैं जब आपका जर्नी देखती हूँ तो दो बोल के बाद दूसरा ड्रामा कौन सा था जो आपको हुआ? दो बोल के बाद तड़प था, नहीं दो बोल के बाद जो मेरा अच्छा प्रोजेक्ट गया था ना वो था मेरा दिल मेरा दुश्मन। उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रोल था आपका। मैं अभी देख रही थी जब आपके प्रोजेक्ट तड़प में भी आप हिबा की छोटी बहन, मैंने देखा है तड़प थोड़ा, तो मुझे याद था अंगना में भी और अब भी कैसी तेरी खुदगर्जी में भी बहन का है, बट शी इज़ अ वेरी वाइटल कैरेक्टर यू नो। तो मैं सोच रही थी कि आपको मिले सपोर्टिंग रोल्स, लेकिन वो रोल्स से जिनमें कुछ ना कुछ मटेरियल था, जान थी, तो मुझे लगा आसान था जर्नी आपका शायद, या नहीं मुश्किल था? वाज इट? नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी आसान थी, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है ना स्ट्रगल करते हुए। लक की भी गेम होती है इस इंडस्ट्री में ना, आपकी काफ़ी लक की भी गेम होती है। अगर आपका लक चल गया तो देखिए एक्टिंग तो है सबकी होती है, बट बहुत से अच्छे एक्टर्स हैं जो जिनका लक नहीं चल पा रहा और जिनको अच्छा काम नहीं मिल रहा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा उस लिहाज से मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। मेरा पहला ही प्रोजेक्ट से लोगों ने थोड़ा बहुत पहचानना शुरू कर दिया, मुझे अच्छा काम मिलना शुरू हो गया। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरा ये एक अच्छा रहा कि मुझे बहुत छोटे कैरेक्टर से नहीं आना पड़ा। यस, जो थे वो बड़े मुझे इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स लगे। तो चैलेंज क्या है फिर अभी तक? कुछ है, कोई स्ट्रगल्स हैं किसी और तरह की? रोज़ तो मिले, लेकिन हर किसी का जर्नी डिफरेंट होता है ना। तो हो सकता है आपकी कुछ और हो जो आप शेयर कर सकें। आपको क्या लगता है? मैं आपको बता रही हूँ ना कि मुझे ये नहीं है कि यार अच्छा मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया अब तो मैंने लीड की भरमार लगा दी। नो, ये फिर वही लक की बात होती है। आपको प्रोजेक्ट अच्छा ऑफर हो लेकिन लीड में कुछ काम ना हो करने के लिए क्या फ़ायदा? इससे बेहतर आप सपोर्टिंग अगर करें। मैं कहती हूँ मुझे कोई कैरेक्टर मिले ना, वो कैरेक्टर में काम हो अच्छा करने के लिए, तो उसको मैं अच्छे से प्ले करूँ। अब मैं जो जियो वाला कर रही हूँ ना, उसमें मेरे पास कुछ
3 मेरे शेड्स हैं उस कैरेक्टर के। आप सोचिए 3 शेड्स हैं एक कैरेक्टर के, मैं इतना मज़े से करती हूँ कि वो पहले कुछ है, बाद में कुछ है, बाद में बिल्कुल ही कुछ है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे करने में, और यही है कि मैं अच्छा काम करूँगी कुछ टाइम, और बस मुझे अच्छा काम करके ही चलना है इंडस्ट्री में। मुझे नहीं कोई ये यहाँ तक जाना या वहाँ तक जाना, बस मिडिल में रहना है और लोगों के दिल में प्यार। तो चैलेंज नहीं हुआ कोई भी, आसान हुआ है अब तक जितना भी आपने किया? इट हैज़ बीन अ रिलेटिवली इजी जर्नी फॉर यू राइट नाउ। अच्छा, अम्मी के साथ बहुत प्यारा रिलेशनशिप है आपका। मैं देखती हूँ ना, जब मैंने कुछ शोज़ में देखा, मुझे माशाल्लाह से इतना अच्छा लगा। द फ्रेंडशिप दैट यू हैव विद हर इतनी ज़रा कम नज़र आती है। तो ये किस तरीके से हुई? उन्होंने क्या किया ऐसा जो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकती हैं, आपको लगता है, जिसकी वजह से आप इतनी कंफर्टेबल हैं? लाइक वो जो बातें बता रही थी आपके बारे में, वो दिखा रहा था कि आपकी उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। दोस्ती मुझे लगता है कोई भी दोस्ती हो, माँ बेटी की या फ्रेंड्स की, कोई भी दोस्ती हो ना, तो झूठ नहीं होना चाहिए, कोई बात छुपी भी नहीं हो। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी ना, कि आपने किसी से कुछ छुपाया नहीं है, जब एक दूसरे के बारे में सब जानते होंगे, तो पता होगा कि यार ये खुश है, ये दुखी है, इसकी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो अम्मी से मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ। बहुत कम कुछ ऐसा होता है जिससे वो हर्ट हो जाए, तो वो चीज़ मैं छुपा लेती हूँ कि यार अम्मा हर्ट नहीं होनी चाहिए। बाकी तो मैं उनको एक एक चीज़ बताती हूँ। अगर मुझे सेट पे कोई एक बात भी होती है, अम्मी ये हो गया, अच्छा अम्मी ये हो गया, बहुत बिजी भी होती है, अम्मी अच्छा उसने ना मुझे ये बोला, मैं क्या करूँ। तो अम्मी से मेरी इसलिए अच्छी, अच्छा अम्मी मेरी हमेशा से स्ट्रिक्ट बहुत रही हैं, अभी भी वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो फिर उसके बावजूद इतनी अच्छी दोस्ती है, तो मुझे जानना है उन्होंने ऐसा क्या किया आप लोगों के साथ कि आप लोग इतने कंफर्टेबल हैं इस चीज़ के बावजूद कि वो अच्छी खासी थोड़ी सी आप लोगों के साथ सख्त रवैया रखती हैं? अम्मी का एक चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसी बात है जो कि मुझे पता है अम्मी को बताऊंगी तो थप्पड़ भी पड़ सकता है और ज़िल्लत भी हो सकती है, फिर भी बता देती हूँ। उसके बाद अम्मी गुस्सा करती है, लेकिन अम्मी जिस तरह समझाती है ना, फिर मुझे ये होता है कि यार अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, अम्मी को बताने के बाद जो समझाया जाता है ना, जो चीज़ वो समझाती है, वो चीज़ मेरे लिए बड़ी अच्छी होती है कि यार मुझे नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करनी। तो इसलिए अम्मी का ये है कि स्ट्रिक्ट तो वो हैं, लेकिन गुस्सा करने के बाद जो वो वैलिड रीज़न देती है ना कि बेटा इस गुस्से के पीछे ये चीज़ थी, तो मैं इस चीज़ से एहतियात करना, कन्विंस हो जाती है। हाँ, तो मुझे होता है कि यार कोई बात नहीं, गुस्सा होगा, डांट पड़ेगी, लेकिन अम्मी समझाएंगी भी तो अच्छा ना। ओके। और अब्बा के साथ कैसी दोस्ती है? अब्बा के साथ छोटी वाली की बहुत अच्छी। अच्छा। वो तो ऐसे लड़ती है ना बाबा के साथ, ईमान और बाबा तो ऐसा लगता है बेस्ट फ्रेंड्स हैं दोनों। बाबा से मेरा ये है कि बाबा को मैं हर बात नहीं शेयर कर सकती, जो अम्मी से होती है ना, बाबा से ज़रा बाबा वाला सीन है थोड़ा। और अम्मा के लिए आपने घर बनाना है, ये ख्वाहिश है। ये कब ख्याल आया? आप इतनी छोटी सी हैं बचपन से और इस एज पे इतने जज्बे से ये प्लान करना, ये सोचना, ये गोल रखना, ये बड़ा मुझे इंस्पायर किया आपके बारे में। मुझे बचपन से शौक है, जब मैं छोटी सी पढ़ रही होती थी, सॉरी मैं कट करी, कोई कहानी, कुछ किस्सा हुआ? क्योंकि कुछ ना कुछ होता है ना जिससे, स्पेशली अगर आप कह रही हैं आप छोटी सी हैं, छोटी सी थी तब, छोटी सी तो हैं वैसे ही, वो छोटी सी जब थी तब से आपके जहन में ये, तो व्हाट क्रिएटेड दिस आइडिया इन योर माइंड? अच्छा, दादा लोगों के साथ हम जब शुरू में रहते थे जॉइंट फैमिली, तो दादा लोगों को तो अपना घर था, बट जब हम अलग हुए, लाइक सब चाचू वगैरह सब अलग अलग हो गए थे, तो तब से हम स्टिल रेंट के घर में रहते हैं। तो वो जो घर शिफ्ट करते हुए अम्मी की ख्वारी देखती थी ना मैं, क्योंकि छोटी थी तब तो हेल्प नहीं करा सकती थी, और अम्मी कहती एक दिन देखना मेरी बच्चियाँ मुझे अब तक घर बना के देंगी, एक दिन देखना मेरी बच्चियाँ मुझे गाड़ी दिलाएंगी, क्योंकि भाई तो था नहीं कोई, बड़ी भी मैं थी। तो मैं बचपन से सुनती थी कि अम्मी को अपना घर चाहिए, ओके यार मैं बना के दूंगी अम्मी को घर। तो यही था पढ़ते हुए भी कि यार अच्छा पढ़ना है, अच्छी जॉब करनी है, अच्छा बिजनेस तो नहीं, अच्छी जॉब करूँगी और अम्मी के लिए घर बनाऊँगी। तो फिर वो चीज़ बचपन से ही है कि अम्मी के लिए घर बनाना है किसी भी हाल में। आज भी जब मैं शादी वादी का जिक्र करती हूँ ना कोई, तो मैंने ये बोला हुआ कि जब तक अम्मी को घर नहीं बना के देना, मैंने कुछ नहीं करना अपने लिए। ओके। आपकी अम्मी का नाम क्या है? शगुफ्ता। शगुफ्ता जी, आई वांट टू अप्रिशिएट यू, और मैं आपको बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। आई थिंक ये जो जुमला अभी लाइबा ने बोला है ना कि मेरी बेटियाँ मुझे घर बना के देंगी, ये आप शायद आपको खुद भी रियलाइज़ नहीं हो, या शायद होता हो, ये इतना इम्पैक्टफुल जुमला है, क्योंकि कभी हम लड़कियों को उस पोजीशन में रखते ही नहीं हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि ओह काश हमारा बेटा होता तो हम ये करते, होता या दामाद, या उसे द फैक्ट कि आपने ये बोला, इट्स आई मीन इट्स वेरी वेरी गुड, एंड इसीलिए माशाल्लाह से शी सो इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी नहीं, अम्मी ने कभी भी बेटे का जिक्र तो किया ही नहीं, क्योंकि मुझसे बड़ा एक भाई था, उसका तो बचपन में इंतकाल हो गया था। तो अम्मी ने कभी वो चीज़ नहीं दिलाई कि तुम लोगों का भाई होता ना तो वो मुझे घर बना के देता, या अम्मी ने बाबा को नहीं बोला कि बाबा मुझे घर बना के, अम्मी ने हमेशा से कहा मेरी बेटियाँ मुझे घर बना के देंगी। तो मुझे लगा कि यार मैं घर से कल को निकल सकूँगी, अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूँगी, तो ही मैं घर बनाऊँगी ना। तो शुक्र है फैमिली इस चीज़ में बहुत सपोर्टिव थी।
कि नहीं घर से बाहर नहीं निकलना, वो देख लेगा, ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट थे कि लिमिट, हर चीज़ लिमिट में रह के करनी है। पढ़ाई से मना कभी नहीं किया, जॉब का कभी नहीं मना करते थे ना, ये कभी बोला कि पसंद की शादी नहीं करनी। वो ये सपोर्टिव रहे मेरे घर वाले शुरू से, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है अम्मी का थोड़ा सा शायद स्ट्रगल का पीरियड था, और मुझे लगता है कि वो आपको किसी तरीके से बहुत इम्पैक्ट किया है। हैज़ इट दैट मीन वो किस तरीके से उसने आपको इम्पैक्ट किया? आप ज़िंदगी में क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है, या कुछ चीज़ें जो आपने सोच ली कि मैं ये करूँगी, ये नहीं करूँगी, उनका जो जर्नी था उसको आपने कैसे एब्जॉर्ब किया है? मुझे लगता है ज़िंदगी में ना मुश्किल वक्त बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए। जब तक मुश्किल वक्त नहीं आता ना, आप सीखते नहीं हैं। तो जिन्होंने मुश्किल वक्त देखा होता है वो अच्छे वक्त को तो गुजार लेते हैं, बट जब दोबारा ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है ना तो वो गुजर जाते हैं। तो बचपन से मुश्किल वक्त देखा है अम्मी बाबा के लिए भी, और 10 चीज़ें होती है फैमिलीज़ में। तो तब से ये था कि अम्मी ने बोला है स्ट्रॉन्ग रहना है दोनों बहनों ने, हर सिचुएशन को हैंडल करना है, हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग। अम्मी ने कभी नहीं बोला नहीं मेरी बच्ची रोना नहीं, रोने तो देती ही नहीं है ना वो। जहाँ आप रो लिए ना अम्मी के सामने जलील 2 मिनट में, रोई कैसे तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुमने नहीं रोना, तुमने खड़े होना है, तुमने किसी चीज़ पे नहीं रोना। लाइक फ्रेंड्स के जब भी मेरे को मसले हुए कि दोस्तों ने छोड़ दिया, हाँ वो जो होते हैं सारे आपके ना, तो खैर बहुत ही बुरे थे। तो वो हर कोई गुजरता है, हाँ, हर कोई दोस्तों ने गुजरता छोड़ दिया तो उस पर बहुत रोती थी एक टाइम पे। मैंने कहा क्यों छोड़ा है, उनकी बदनसीबी थी कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम तो अच्छी थी ना उनके साथ। तो हर चीज़ पे अम्मी ने कहा कि रोना नहीं है, अपने पैरों पे खुद खड़े होना है। कल को माँ बाप नहीं होंगे, कल को क्या पता अच्छा शौहर मिले ना मिले, तो एक लड़की को ना अपने लिए खुद स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी, किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं। चलो जब तक माँ बाप का साया है तब तक है खुदा, क्योंकि सबके माँ बाप ने जाना है। सही बात, हम सब ने जाना है। एग्जैक्टली, तो सब जब कल को नहीं होंगे तो क्या आप किसके गले लग के रोएंगे? ऐसे अपने आप को बनाओ ही नहीं कि किसी के गले रख के रोना पड़े। स्ट्रॉन्ग यार आप अपनी अम्मी को भेजिएगा, और आप भी आइएगा उनके साथ, एक मोटिवेशनल वो करते हैं। मुझे उनकी वैल्यूज़ और मुझे उनके जो आइडियाज़ हैं ना बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको इंडिपेंडेंट, उनको अपने ओन पे खड़ा होना सिखाएं ना, जो हम नहीं करते हैं अभी तक भी। तो जब मशहूर होना शुरू हुई आप, तो कॉलेज में और आसपास फैमिली में और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? अच्छा, कॉलेज बहुत कम जाती थी क्योंकि सर आते थे पढ़ाने के लिए, तो कॉलेज वाले इतना कुछ फ्रेंड्स बनी नहीं वहाँ पे। स्कूल में क्लास 1 से मैट्रिक तक सेम फ्रेंड्स थी, पूरा 8-9 लड़कियों का ग्रुप था। जो मैंने फील्ड ज्वाइन की तो सब ने मुझे छोड़ दिया कि तुम कहाँ आ गई हो, ये हमारी फैमिली। एक दोस्त थी, उसके घर वालों ने भी थोड़ा सा मना किया था, बट वो छुप के मिलती थी, छुप के बात करती थी, आज भी वो साथ है। तो वो बाकी जो 8-9 थी उन सब ने छोड़ दिया कि तुम ये कहाँ गई, तुमने क्या किया, तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं, तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं कि तुम ये काम कर रही हो। दोस्त तो सपोर्ट करती हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने ग्रुप लेफ्ट किए ये वो करके मैंने कहा ओके। लेकिन मैं बहुत टाइम तक, 2019 की बात है, मैं बहुत टाइम तक डिप्रेस थी इस चीज़ को, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली तक अपने फ्रेंड्स को रखा था। तो इस चीज़ का मुझे दुख था कि यार ये क्यों ऐसा। खैर तो फ्रेंड्स में इतना वो था नहीं, दोस्त थे वो से थी नहीं कि वो बोले कि यार लाइबा फेमस हो रही है, लाइबा ये वो, तो वो चीज़ मुझे दोस्तों से मिली नहीं। हाँ, वो जो फैमिली थी, जो ददियाल और ननियाल ख़ानदान वाले जो थे सब, वो लोग बहुत खुश होते थे। बहुत सबने सपोर्ट किया और सबने अच्छा लगता था सबके साथ जाके मिलके ना, कि यार वाह तुम टीवी में आ रही हो, क्योंकि कोई भी ज़िंदगी में कभी आया नहीं ना टीवी में। ना ख़ानदान में किसी की कोई सोच थी कि यार इसको एक्टर बना दो, इसको मॉडल, किसी की सोच। मेरी अम्मी को शौक था हमेशा से ना अपने लिए कि मुझे एक्टर बनना है। तो फिर छोटी ईमान जो है उसको तो बचपन से ही था, वो विक्स शिक्स लगा के दुपट्टे साड़ियाँ पहन के शीशे में खड़े होकर कर रही होती थी। तो अम्मी ने कहा इसको तो मैं बनाऊँगी एक्टर। तो एक ईमान के अंदर वो चीज़ थी जो ईमान ने मुझे एक्टिंग सिखाई, मुझे नहीं आती थी एक्टिंग। हाँ मैं सुन रही थी आपकी बात, तो उससे भी मुझे बड़ा हाँ। बट मैं इतनी हैरान हुई हूँ लाइबा आपकी बात सुन के। मेरा नहीं ख्याल था कि आज के ज़माने में इस तरह होता होगा कि कोई आपको छोड़ दे जस्ट बिकॉज कि आपने एक ख़ास फील्ड को ज्वाइन कर लिया, वो भी दोस्ती में। तो ये आई एम श्योर आपके लिए बहुत मुश्किल टाइम होगा उस वक्त। तो उनमें से किसी ने फिर दोबारा भी नहीं कांटेक्ट किया? अब करती हैं? मैं नहीं करती। ओके, मैं नहीं करती। सुनिए, वो मैथ्स वाले टीचर थे, इंग्लिश वाले टीचर, जो आप जिनसे आपको बहुत जिनको आपसे बहुत चिढ़ थी और बिना वजह वो आपको बुलाते थे, तंग नहीं करते थे, मतलब बिना वजह पॉइंट आउट करते थे। फिर जब लाइबा जाती थी बोर्ड पे तो लाइबा ऐसे सवाल हल कर लेती थी। बताएं वो किससे सुनाएं, और बताएं उनका कभी मैसेज आया, उनसे कभी मुलाकात हुई? नहीं, टीचर्स ने नहीं किया मैसेज। अच्छा पता है हुआ क्या, क्लास 9 के प्रीलिम्स में मैं फेल हो गई थी। मैथ्स में? नहीं, टोटल मैथ्स तो था नहीं 9th में। तो मैं 1 में पास हुई, इंग्लिश में,
इंग्लिश था वो, तो उसमें मैं पास हो गई, बाकी सब फेल। ताइबा खान फेल हो गई भाई, अम्मी से पड़े थप्पड़। मैंने कहा अच्छा ओके कोई बात नहीं, 1 महीने बाद एग्जाम्स है। मैंने तो आप यकीन करें मैंने पूरी पूरी बुक्स याद कर ली। मैंने सारे सब्जेक्ट्स याद कर लिए, और पूरे साल जो बच्ची फेल रही है, और जब वो रिजल्ट आया मैट्रिक का 9 का, तो सब ने कहा इसने तो पैसे दे के पास करवाए, इसकी तो 86 आई कैसे, 87 इसकी आई कैसे है। नहीं 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 कोई तो सीन है। अच्छा पता चल जाएगा। मैट्रिक चल रहा था उन दिनों, तो टीचर्स उठा के बोर्ड पे बुला ली थी, चलो सॉल्व करके दिखाओ, चलो इसका आंसर बताओ, चलो ये डायग्राम बनाओ। मैं करी। अच्छा मैंने छुप के ना कोचिंग भी लिया मैट्रिक में ना, तो वो पढ़ के आती थी सुबह एक दिन पहले और आके मैं तो, क्योंकि मुझे स्कूल की टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, आई लव यू ऑल, लेकिन मेरा ध्यान स्कूल में नहीं होता था क्योंकि मैं सबसे एंड में बैठती थी, सबको तंग करती थी। तो पढ़ाई तो क्लास में नहीं कोचिंग में होती थी। तो वो होता ये था कि मिस को इसलिए गुस्सा आता था, तो हमारे स्कूल में स्कार्फ्स पहनते थे, तो मैं हर वक्त अपना स्कार्फ खोल के बैठी रहती थी, और मेरी आंखों में काजल होता था। काजल तो मस्त था स्कूल में लगा के जाना, और उनसे चिढ़ती थी फैशन करके क्यों आती है, मेकअप करके क्यों आती है। तो वो अच्छा इधर आ जाए, चले बोर्ड में आइए सॉल्व करें। ओके मिस मैं आ रही हूँ, लेकिन मिस आपने तो पढ़ाई था, अब मैं कैसे करूँगी सॉल्व। नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ा रही थी, तुम्हारा ध्यान नहीं था ना। अच्छा मैं उनके साथ भी एक्टिंग करती थी, ओके पूरा सॉल्व करके चले जाएं, बैठे हैं, आता तो है, पता नहीं क्यों एक्टिंग करती हैं। तो होता ये था कि वो उनको चिढ़ होती थी कि यार पढ़ती है नहीं, क्लास में सबको बातों में लगाया हुआ है, और एग्जाम्स में पास भी हो रही है। वो क्लास टेस्ट होते थे, मंथली टेस्ट होते थे, उसमें भी 25 पूरे मार्क्स आते थे। तो उनको बड़ा हुआ कि यार ये एकदम से इतनी कोई कैसे, ये पढ़ने वाली बच्ची नहीं है, इसको कैसे आ गया। फिर मैंने कहा यार नहीं मैं तो पढ़, क्योंकि मेरा दिमाग तो अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ है, तो पढ़ने की बात होती थी कि दिल है तो पढ़ लिया, नहीं है तो किसी के अब्बू जी भी मुझे नहीं पढ़ा सकते, वो वाला सीन था। तो खैर जब मैंने उनको यकीन दिलाया कि नहीं मैंने कोई पैसे दे के 9th अपना क्लियर नहीं किया है, मैंने पढ़ के किया। फिर मैंने पूरी मैथ्स की बुक याद की थी, हमेशा से सुना है ना मैथ्स को समझ के सॉल्व किया जाता है, मैंने याद कर ली पूरी बुक अपनी ना। आई थिंक जब आप हाफ़िज़ कुरान होते हैं, हाँ, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। yes. ये तो अल्लाह की तरफ से आप पे होता ही होता है, तो मे बी उसका भी बहुत इसमें हाथ होगा, ताल्लुक होगा इस चीज़ का कि आप इतनी जल्दी चीज़ों को याद कर रही होंगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं कहती हूँ आपके लिए कितना आसान अभी होता होगा ना, कहीं से भी पढ़ लिया कुरान ऐसा है बिल्कुल। अच्छा मेरी कोशिश होती है कि मैं ना उसको रोज़ाना पढ़ लिया करूँ। मैं गाड़ी में सुबह बैठती हूँ ना, तो मैं कोई ना कोई सूरत पढ़ लेती हूँ, उससे भी रोज़ाना पढ़ने से भी आपको ना प्रैक्टिस होती है। फेवरेट सूरत कौन सी है आपकी? सूरह बकरा। माशाल्लाह। एक टाइम था जब मैं उसको डेली पढ़ती थी, तो मैं 15 मिनट में सूरह बकरा पूरी पढ़ लेती थी। अब थोड़ी सी स्पीड स्लो हो गई क्योंकि डेली नहीं पढ़ा जाता, तो वो आधे घंटे में 40 मिनट्स में पूरी पढ़ती हूँ। जब सेट पे या इंडस्ट्री में कभी बताती हैं बात, तो लोगों का क्या रिएक्शन? मैं नहीं बताती, हर एक नहीं बताती, जज भी तो करते हैं ना। मैंने अभी शो में बता दिया, इसीलिए मैंने पहली दफ़ा बताया किसी शो में। बट ये चला जाएगा ना, अगर एडिट में निकलवाना है तो अभी बता नहीं तो जाए, कोई मसला थोड़ी, मैं तभी तो बोला है। मुझे तो लगता है बहुत प्यारी बात है। हाँ तो मुझे नहीं कोई मसला। पहले मैं करती थी लोगों को जज स्कूल टाइम पे ना, जब से मैंने थोड़ी समझ आई ना, फिर मैंने कहा यार जिसकी ज़िंदगी है, जो कर रहा है करने दो, अपनी ज़िंदगी अपने आप से मतलब रखो, जज ना करो किसी को। अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा होता है कि आप उसका ख्याल रखें या दूसरों की ज़िंदगी के बारे में सोचें। तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं नहीं, अब वो जो कर रहा है, जो जिस चीज़ में खुश है उसको उसमें रहने दो। अच्छा बुरा समझा दिया तब भी नहीं मान रहा, उसकी मर्जी। ट्रू। तो भाई ये कहाँ से आया डिज्नीलैंड के बाय वाला, डिज्नीलैंड के बाय प्रपोजल? यार आपने शो स्टार्ट होते साथ ही बोल दिया फला। पता नहीं एक होता है ना ख्वाहिश आपकी। मैं जानना चाहती हूँ ख्वाहिश आई कहाँ से, आइडिया, व्हाट क्रिएटेड दिस आइडिया? देखिए हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसको उसका जो होने वाला जो हस्बैंड होता है वो किसी न किसी तरह से प्रपोज करे, या उसके लिए गिफ्ट्स लाए, या उसको यहाँ लेके जाए। तो हर इंसान, हर लड़की की अंदर फैंटेसीज चल रही होती। तो मुझे ये था यार मुझे ना बस मुझे डिज्नीलैंड जाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। अभी तक मैं नहीं गई हूँ, तो मुझे ये कि मैं चाहती हूँ मैं जब जाऊँ ना वहाँ, तो मुझे वहाँ प्रपोज करे जैसे ये शादी हुई है। फिर मैं सोचती हूँ बैठ के यार शादी से पहले तो मेरी अम्मा ट्रैवल करने देंगी नहीं, यही कहने वाली थी। तो ये तो ऐसे ही हो सकता है कि मेरा तो यार निकाह हुआ हो या मेरी शादी हो, उसके बाद में जाओ तो मज़ा भी नहीं आएगा। क्या मज़ा आएगा? और अगर वो लेके जा भी रहा हो बाई somehow ये हो भी तो जाए, उसके घर वाले भी हो, मेरे घर वाले भी हो, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये तो मुझे प्रपोज करने वाला है, इसका मतलब डिज्नीलैंड लेके जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे लगता है पता नहीं। तो अब ये फैंटेसी चेंज हो गई है या अभी तक है? क्यों नहीं है, अभी तक है। उसको करना पड़ेगा, बेशक शादी की बात करें लेकिन करना पड़ेगा। चलिए जो वो लंबी लाइन लगी हुई है भाई, आप लोग पहले हांगकांग डिज्नीलैंड में कोई स्पेसिफिक जगह, पेरिस हो या अमेरिका कुछ भी चलेगा, डिज्नीलैंड में चाहिए बस। शुक्र है मैंने पूछ लिया, मैं तो हांगकांग भेज रही थी, उन्होंने बोला नहीं पेरिस। मैंने कहा कुछ भी चलेगा, डिज्नीलैंड में चाहिए बस। ठीक है तो आप लोग टिकट विकेट करा लें, वीज़ा करा लें,
फिर इधर आने की सोचिएगा। अच्छा टेल मी, अब हम ये बात कर ही रहे हैं तो जब आप किसी से मिलती हैं तो सबसे पहली क्या चीज़ नोट करती हैं? ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है ना। पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए मुझे लगता है। ओके, आप इतने गुड लुकिंग नहीं है बट आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, पता चले कोई आया है बस। ऑरा होना चाहिए था। हाँ कि कोई आया है। ज़रूरी नहीं है कि बाल अच्छे हो या बहुत हैंडसम हो या बहुत गोरा चिट्टा हो, यू नो लड़कियां देखती हैं। नो, बस लगे कि कोई आया कि हाँ भाई एक, तो वो चीज़ में देखती हूँ। कोई आमद हुई है। हाँ कोई आमद हुई है कोई गुजरा है कोई गुजरा है हाँ हवा के झोंके के साथ जी ओके, तो व्हाट इम्प्रेसेस यू इन अ गाय? लाइक चलिए अब ये स्टेज तो गुजर गई, थोड़ा बहुत जान लिया, तो फिर क्या चीज़ आप किसी को थोड़ा बहुत जाने के बाद किसी को सेंस ऑफ respect ह्यूमर करना। अच्छा ओके, और फनी होना चाहिए बस, जिंदगी गुजर जाए ना ताकि आराम से, थोड़ा सा फनी होना चाहिए, हंसी खुशी रहें ताकि, और रिस्पेक्ट करे बस मेरी और मेरी फैमिली की और सबकी, हर एक की रिस्पेक्ट करे। बाकी चीज़ें तो देखें खूबसूरती में ढल जाती है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, और रिस्पेक्ट से अगर वो बोलता हो, अच्छे से बोलता हो, रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। 2-3 चीज़ें जो ये मैटर करती हैं जो हर इंसान में नहीं होता। ट्रू, एहसास बहुत ज़रूरी है, एहसास होना चाहिए हर एक चीज़ का। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, एहसास होना चाहिए, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, वीज़ा आपने बाय का कराना है, आपकी आमद का पता चलना चाहिए, एहसास अंदर डालने थोड़ा एहसास और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए, तो आप इन चीज़ों पे आप लोग काम कर सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए उसका, ताकि उसे पता हो क्या चल रहा है ज़िंदगी में। अच्छा, सो डिसअपॉइंटमेंट ज़िंदगी में आती रहती हैं, आप माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान भी हैं, दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मुझे लगता है, तवक्कुल, चैलेंजेस, ये सब किस तरीके से ज़िंदगी में आपको इनको आपने प्लेस किया हुआ है, इनका क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में, और अब तक की जर्नी में ज़िंदगी के इनको किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट किए अब तक? मुझे लगता है मैं वक्त से पहले बहुत बड़ी हो गई हूँ शायद, क्योंकि मैं वक्त से पहले घर से निकल गई थी, मैंने अच्छे बुरे हर तरह के लोगों को देख लिया है, तो मैंने सबसे सिर्फ एक चीज़ ये सीखी है कि यार अच्छा आपका ना तवक्कुल अल्लाह पे होना, स्ट्रॉन्ग अल्लाह पे ना बिलीव होना बड़ा ज़रूरी है। कि अगर समटाइम्स शुरू में जो प्रोजेक्ट अच्छे ऑफर्स होते थे ना, और उसके बाद ख़त्म, कोई रिस्पांस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो मैं रोती थी कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये प्रोजेक्ट करना था। जब ऑनर देखती थी ना तो बोलती थी यार इस लड़की की जगह तो मैं थी। फिर बाद में मैंने फिर उससे बेहतर चीज़ ऑफ़र होती थी। तो जब ये होता था मैं कहती थी यार मतलब आप कुछ नहीं है, वो जो ऊपर बैठा है ना उसकी गेम है, अल्लाह पाक की गेम है सारी, वो जो प्लान करते हैं ना वो आप सोच भी नहीं सकते। सही बात है। अभी भी ऐसा होता है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं और कोई रिस्पांस नहीं आता सामने से, मैं कहती हूँ दफ़ा करो, अल्लाह ताला ने इसे बेहतर प्लान किया हुआ होगा। अच्छा ये हो गया, कोई बात नहीं, इसमें अब मेरा बस ज़िंदगी का एक ये है, मैंने रख लिया कि अल्लाह की बेहतरी है इसमें, तभी ये हुआ है, अल्लाह की बेहतरी है तभी ये नहीं हुआ। इस चीज़ को मुझे लगता है अगर ये मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी ना तो मैं सुकून से ज़िंदगी गुजार लूँगी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती इससे आपको। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती हूँ, सैड हो जाती हूँ, थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, बट फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं यार, मैं कुछ नहीं हूँ, प्लानिंग सारी अल्लाह की, अल्लाह पाक करेंगे जो करेंगे। तो इस चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में रख लिया है, और इससे आपकी ज़िंदगी ना यूँ चलती, यूँ नहीं होती है, आपकी ज़िंदगी सही चलती है। दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी? दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआ क्योंकि अच्छा कुछ दिन पहले मैं एक पोस्ट देख रही थी, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि इंसान को कहा जाता है कि नसीब में लिख दिया गया है, क्या फ़िक्र है, क्या ज़रूरत है कुछ करने की या दुआ करने की। हो सकता है नसीब में ही लिखा हो कि दुआ से आपका मुकद्दर, आपके नसीब में ही लिखा हो कि जो दुआ तुम करोगे तुम्हें वो मिलेगा। तो दुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुआ अपने लिए भी करें, दुआ दूसरों के लिए भी करें। सही बात है। अच्छा बताएं, कोई इंसान जो इंडस्ट्री में नया आ रहा है या आ रही है, तो क्या 2 से 3 चीज़ें जिसके लिए आप उनको वार्न करना चाहेंगी, या आपको लगता है कि उनको ये प्रिपेयर होकर आना चाहिए, या जहन में ये 3 चीज़ें रखनी चाहिए? अच्छा एक तो ये भी होता है ना कि बेचारे कुछ बहुत ही शुरू से स्टार्ट करते हैं जो बहुत उनको काम नहीं मिल पा रहा होता। मैं आपको फिर एक बार बोलूँगी, लक की गेम है, पता है आपको सारे, लक की गेम है। बहुत से जब हम शादी सीक्वेंसेस शूट कर रहे होते हैं हॉस्पिटल के, तो मैंने बड़े टैलेंटेड एक्टर्स को देखा जो जूनियर कास्ट होती है, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं लिटरली। मैं समटाइम्स बोलती हूँ यार इतनी अच्छी एक्टिंग करी और ये एक सीन के लिए आई है सिर्फ, ऐसा क्यों है? उनको चांस नहीं मिल रहा, उनको लोग नहीं मिल रहे, उन तक पहुँचा नहीं जा रहा। इधर हमारी इंडस्ट्री में ये है, फेवरेटिज्म बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये आपका फेवरेट है, ओके इसको लाइन से आप 5 प्रोजेक्ट्स देते हो, ये आपका फेवरेट है, ओके इसको अवार्ड देते हो। तो ये चीज़ है इंडस्ट्री में, इसका कोई हल नहीं है। इसके लिए तैयार होकर आए, इसके लिए तैयार होकर, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, इसके लिए तैयार होकर आए, दुखी ना हो, अल्लाह पे यकीन रखें और जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं करें।
और कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं कि आपको लोग मतलब लाइक जो हमारे पीछे बैठे हुए कास्टिंग हेड्स प्रोजेक्ट हेड्स वगैरह जो हैं, ये कि आप इन तक पहुँचे, इनको ऑडिशंस दें अच्छे इन तक तो कैसे पहुँचे? कोई लोग हैं जिनको कैसे पहुँचे, कुछ आप एडवाइस कर सकती हैं? यार ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इस चीज़ में कोई एडवाइस नहीं कर सकती, क्योंकि Okay. मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी तो बहन थी ऑलरेडी फील्ड में ना, तो हमारे तो अच्छा हमारी इंडस्ट्री में इस तरह से नहीं था कोई कि एज एन एक्टर हो, बैक पे काम करते थे अम्मी के कज़न, बाबा के कज़न, तो कहीं ना की वजह से हमें रास्ता निकला। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा, और मैं जो हूँ लोगों के ऑफिस में जाके मैंने उनको कहा मेरा ऑडिशन ले लो, मुझे मेरे कॉन्टैक्ट्स थे थोड़े बहुत जिसके थ्रू मुझे और कॉन्टैक्ट्स मिले। मैंने ऑडिशंस दिए हैं, मैं बगैर ऑडिशन के नहीं आई हूँ, और मैं बहुत जगह से रिजेक्ट भी हुई हूँ, ऐसी बात नहीं है, बस कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना आपके पास। और अब तो इतनी एजेंसीज़ बन गई, एजेंसीज़ के थ्रू इतने काम मिल रहे होते हैं, कास्टिंग एजेंसीज। हाँ, तो आप यही मैं बोलूँगी कि लगे रहें, कॉन्टैक्ट्स निकालें, अपने ऑडिशंस दें, अच्छा काम करें, और उदास ना हो अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि देखिए जो मेहनत करता है ना, अल्लाह पाक उसके साथ होते हैं, कभी ना कभी मेहनत तो मेहनत रंग लाती है ना। ट्रू। तो अच्छा, आपका करियर जो है 3 साल ही हुए हैं माशाल्लाह से। हाँ, 3-3.5 साल तो उसको देखते हुए एक न्यू कमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी, तो आप इंडस्ट्री में मुझे बताएं कि उसकी क्या सिचुएशन है, वो कितनी है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फॉर एग्जांपल गाइडेंस, नए बच्चे जो आते हैं, नए लड़के लड़कियां जो आते हैं एक्टर्स, उनको क्या गाइडेंस अवेलेबल है इन इंडस्ट्री, फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम टेक्निकल स्टाफ, या फ्रॉम पियर्स, साथ वाले जो एक्टर्स हैं उनसे? 100% में से 2% या 5% हैं जो आपको गाइड अच्छा कर देते हैं, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। ऑनेस्टली आपको बताऊं, बहुत कम लोग आपको अच्छा गाइड करते हैं, बहुत कम लोग। मुझे तो अगर मुझे लाइक आप है ना, आपने मुझे अच्छा गाइड किया तो मैंने उठ के उतर गई हूँ इनके पास, और इन्होंने मुझे डिफरेंट चीज़ गाइड की, तो मैं जब बैठ के देखती हूँ ना कि यार राबिया ने तो मुझे गलत बताया है, ये मुझे सही बता रहे, तो कहने का मकसद ये है कि बेहतर ये है कि किसी से मशवरे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। गाइडेंस तो लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं बता रहा होता। आप खुद समझदार होने चाहिए, आपको ये पता हो कि राबिया क्या बात कर रही है, राबिया ने कितना सही बोला है, कितना गलत। लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। मैं बहुत आई हूँ, मतलब ये था जैसे कि एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, आप लोग नए होते हैं तो सीनियर्स हैं या जो लोग आपकी एज के हों लेकिन बहुत अरसे से शायद वो पहले आपसे आ चुके हैं, तो वो प्रोजेक्ट कर करके वो ज़रा ज़्यादा रिफाइंड हो गए होंगे, तो क्या उसमें कोई हेल्प कर देता है, गाइडेंस होती है, या ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती है? करते हैं गाइडेंस करते हैं वो, तब देखते हैं कि यार अच्छा इसमें है पोटेंशियल, ये काम कर सकता है, तो फिर लाइक मैं जब आई थी ना नई, तो मेरी अभी भी बहुत आदत है, मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, तो मैं जब एक्टिंग करती थी फिर मुझे बाद में पता चला कि कैमरे पे तो टाइम लेना है ना, अपनी स्क्रीन टाइम तो देना है, इतनी तेज़ बोल के डायलॉग ख़त्म, और मेरी जो बहन है वो कुछ ना बोल के भी 15 सेकंड का उसका शॉर्ट लग रहा होता है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर एक DOP है सनी भाई, उन्होंने बोला बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, टाइम लो, आहिस्ता बोलो, एक्सप्रेशंस दो। मुझे DOP एक सनी भाई ने और अपना एक आतिफ भाई के साथ मैं काम करी, वो बहुत सिखाते हैं मुझे। अहमद भट्टी ने बहुत सिखाया मुझे, वजाहत हुसैन ने, मुझे डायरेक्टर्स ने बहुत सिखाया, क्योंकि वो देखते थे ना कि यार इसको काम करने का शौक है, ये काम कर सकती है, तो वो कहते थे ऐसे नहीं ऐसे। मेरी अक्सर आदत है कि मैं डायरेक्टर्स के साथ जाके ना, लाइक अगर वो सीन शूट करे तो मैं उनके पीछे खड़ी हो गई, मैं देख रही हूँ कि वो क्या, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्टर भी तो बनना है ना, तो वो देखती थी। आप मुझे लगता है अगर आप नए एक्टर हो ना, किसी के साथ सीन कर रहे हो, उसको देखो कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो हर एक्टर को देखती हूँ, मैं हर एक्टर को देखती हूँ सीन में, जब वो अपने सोलोस कराते हैं देखती हूँ अच्छा सी एक्सप्रेशन इस बात पे थी, तो नेक्स्ट टाइम कभी ज़िंदगी में मैंने ये बात बोली तो मैं ऐसे एक्सप्रेशन दूंगी। अच्छी चीज़ को कैच करना चाहिए, और लोगों को देखें, एक्टिंग देखें, ड्रामास देखें, कौन कैसा परफॉर्म करे, डायरेक्टर्स खुद ही घुसे, सवाल करें। क्वेश्चंस करने से आपको अच्छा सवाल जो देखें, आप एक क्वेश्चन करेंगे ना, आपको उसके 10 सवाल जवाब मिलेंगे, उस 10 में से 4 तो सही होंगे ना, उस 4 को अपने साथ रखें और उससे अच्छा सीखें। कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, सुना है कभी, एक्सपीरियंस भी हुआ है? एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, अम्मी तो, क्योंकि हर चीज़ अम्मी डील करती है ना, तो मुझ तक तो कोई पहुंचा नहीं है कि डायरेक्ट लाइक अच्छा काम करना है, ओके। तो मेरे साथ तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, और अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एग्जिस्ट तो मुझे लगता है करता है। सुनी नहीं आपने कहानियाँ? हाँ। ओके। एटीट्यूड कैसा है जनरली लोगों का इंडस्ट्री में, नए लोगों के साथ कैसा होता है? सपोर्टिव होता है? अच्छे हैं, अच्छे, कुछ कहीं ना कहीं रूड होते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना 6 महीने एक प्रोजेक्ट में गुजार रहे होते तो वो जो रूडनेस होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर आप जब जो नया एक्टर होता है ना, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है,
जो नया स्ट्रगलिंग एक्टर होता है ना उसके लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल होता है थोड़ा। ट्रू। अब मेरा ये है कि मैं सेट्स पे जाती हूँ ना तो शुरू के कुछ दिन तो मुझे सब कहते हैं बहुत रूड है बात, मैं तो एयरपोर्ट्स लगाए हुए नेटफ्लिक्स देख रही हूँ या क्योंकि मैं शुरू में ना बात नहीं करती खुद से जाके किसी से भी, सलाम दुआ कर लिया अच्छे से रहती हूँ मैं, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाती, कोई रूड नहीं रहती, बस मैं एक कोने में बैठ जाती हूँ। सेट के पहले दिन मुझे मेरा एक कोना मिल जाए, उधर लाइव अप मिलेगी आपको, या तो सो रही होगी या नेटफ्लिक्स देख रही होगी। तो फिर जब मेरी बन जाती है फिर लाइव बस अच्छा कोई है नहीं पूरे सेट पे, फिर दिल लगा के रखती हूँ सबका, लाइक सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, सबके साथ, एक्टर्स के साथ भी, बाकी जो हमारी टीम होती है सबके साथ। तो मेरा ये है कि टाइम लगता है थोड़ा सा। अच्छा, आपने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे अच्छे नामों के साथ काम किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं नाम लेती हूँ, आप बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ। अफान वहीद, अफान भाई, अच्छा वो तो पहला, अच्छा मुझे ये भी हो रहा था यार मैं बताती हूँ, अफान भाई का एक ड्रामा आया था, मुझे ड्रामे का नाम क्या था, नाम नहीं याद, नीलम मुनीर के साथ, मैं छोटी थी बहुत उस टाइम पे, और मैं बोलती थी यार ये कितने प्यारे हैं और एक्टिंग तो दूर दूर तक इंडस्ट्री आने कुछ नहीं, अल्लाह ताला ये कितने प्यारे, मैं तो फ़ैन थी ना उनकी, बहुत बड़ी वाली फ़ैन। और जब विदोबोल ऑफर हुआ उन्होंने कहा अच्छा तुम ना अफान वहीद की छोटी बहन, मैं बस लाइक क्या अफान भाई की छोटी बहन, अब अफान की छोटी बहन अफान भाई की मैं यूँ थी, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, भाई हट गया भाई आगे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ ना। तो मैंने कहा कोई भी कैरेक्टर मैं तो करूँगी। अच्छा जब मैं सेट पे गई मैंने उनको देखा, मैंने उनको कभी नहीं बताया कि मैं आपकी फ़ैन थी, और मैं दूर दूर बैठी थी, पहले पता चलेगा, हो सकता है पता चलेगा तो उन्होंने वो बड़ा अच्छा गाइड करते रहते हैं, एक्टिंग ऐसे करो, टाइम लिया करो, क्योंकि वो उनको मैं देखती थी ना कि वो बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, तो मैं उनको खड़े होकर देखती थी, अच्छा इन्होंने ऐसे किया, तो वो मुझे पढ़ाई से रिलेटेड बहुत गाइड करते थे, तुम ये ले लेना इंटर में, तो वो बहुत अच्छे माशाल्लाह, वो नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो सबके साथ अच्छे से रहते हैं। तो उनको मैंने देख के बस यही सीखा कि यार आप अच्छे से भी इंडस्ट्री में काम कर सकते, क्योंकि शुरू था ना वो, तो देखती थी और भी एक्टर जो रूड रहते थे, रूड बिहेवियर होता था, बट वो बहुत फ्रेंडली हैं, वो बहुत फ्रेंडली हैं, अपने काम से काम रखते हैं और अच्छा सिखाते हैं, हमको अच्छा गाइड करते हैं। तो अफान वहीद, फहद मुस्तफ़ा भी आपके क्रश हैं, which one ऑफर हुआ है, where are you going? फहद भाई, फहद भाई बड़े पसंद है। फहद मुस्तफ़ा से मुलाकात हुई है? नहीं। So उनकी ड्रामों से फैन है या मूवीज की फैन है आप? बचपन ड्रामा से फैन हूँ। कौन सा फेवरेट ड्रामा है? यार उनका एक ड्रामा आया था दूसरी बीवी, और वो मेरा साइन था, तब से मैं उनकी फ़ैन हूँ। और एक दफ़ा मैंने उनको ऐसे ही देखा था रोड पे, लाइक वो अपनी गाड़ी से उतरे थे, तो तब मैंने बोला वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मैं उनकी तब से फ़ैन तो ड्रामा से थी, बट उनका एक ड्रामा आया था, पता नहीं उनको भी याद होगा या नहीं, उनकी एक टेलीफिल्म थी कलंक के नाम से, तो तब से मैं फ़ैन, 2010 की बात है वो। और अगर आज ऑफर हो जाए कि लाइबा को रोल मिल गया, लाइबा तो एक सीन के लिए आ जाएगी, लाइबा से उठा जाएगा, लाइबा तो एक्साइटेड, क्या व्हाट विल बी योर रिएक्शन? लाइबा ये नहीं पूछेगी कि कास्ट क्या है, लाइबा ये नहीं पूछेगी कि राइटर कौन है, डायरेक्टर, लाइबा एक सीन के लिए भी आ जाएगी, बुला लेना बस। तो यस आई नो, आप फैंस होते हैं ना, और फिर आपको एक्चुअली में जब मुलाकात हो जाए तो वो एक और ही फीलिंग होती है, बिकॉज आपका शौक और रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा होती है उस इंसान के लिए। हिबा बुखारी, हिबा बहुत अच्छी हैं, हिबा के साथ मैंने काम किया, हिबा से मेरी बड़ी अच्छी बन गई थी, क्योंकि वो भी ज़रा खाने पीने की शौकीन है, मैं भी थी, तो हम सेट पे ना अक्सर हमने किया था सर्दियों में शूट, तो वो सर्दियाँ ज़रा होती ना, आप चिल रहते हो, माहौल भी अच्छा होता है सेट का वैसे भी, तो हिबा से मेरी बड़ी अच्छी है। मैंने सुना उनको चाय का बहुत शौक है, उनको कराची की सारी चाय के ढाबों का पता है, वो कभी आपको लेकर गई हैं? यार नहीं, क्योंकि हम कभी सेट से कहीं जाते नहीं थे, सेट पे ही कभी पिज़्ज़ाज आ रहे हैं, और हिबा एक हाथ से बिठा के खा रही, एक टाइम पे दोनों हाथों से पिज़्ज़ा खा रही है। अच्छा तो खाने पीने का ईटिंग दैट मच। ओके, दानिश तैमूर, दानिश भाई के साथ भी काम करना था, ऑब्वियसली उनको भी देख रही होती थी, और डर लग रहा था जब उनके साथ वो सीन था, मेरा सबसे पहला सीन आई गेस वो था, कौन सा सीन, पहला सीन तो यही था नकाब वाला, उसके बाद एक और सीन था जो वो हॉस्पिटल में आते हैं वो बिल पे करने के लिए, अंदर से मैं भट्टी भाई मुझे डर लग रहा है, दानिश भाई के साथ में कैसे कुछ नहीं होगा तुम बहुत अच्छा करी तो कर लो, भट्टी भाई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह ना, उन्होंने बड़ा मुझे सिखाया हर एक चीज़, तो फिर मैंने कहा नहीं मैंने करना है, मैंने बताना है उनको कि मैं भी कर सकती हूँ, तो दानिश भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं और अच्छे हैं। टेल अस समथिंग अबाउट हिम दैट हमें नहीं मालूम, जनरली ऑडियंसेस को नहीं पता होगा। यार वो अपने कैरेक्टर्स को लेके ना इतना ज़्यादा वो उसमें ही इज़ लाइक बहुत ज़्यादा उसमें हो जाते हैं। अच्छा अगर उन्होंने ब्रेसलेट पहना है तो वो एक कैरेक्टर बन गया था, आप बॉलीवुड में आपने दिमाग में बना लिया कि आप ये हैं तो आप ये हैं, आप फिर आलिया भट्ट नहीं हैं, आप रणबीर कपूर नहीं हैं, आप फिर वो हैं, तो वो वैसे हैं, अपने काम को लेके बड़ा सीरियस है वो हर एक चीज़ से। कमिंग टू कैसी तेरी खुदगर्जी, इतनी उसके बारे में कॉन्वर्सेशन हो रही है,
जो आपका कैरेक्टर है वो बड़ा पहले सपोर्टिव था, अब उसमें एकदम से फ्लिप आया है, तो वो नेचुरल है, वो लग रहा है वो उसको अपनी बहन की जो सारा उसकी मतलब उसके ऊपर इतना जो गुजर रहा है उसका, वो लगता है कि उसका इम्पैक्ट ख़त्म होता जा रहा है। वो ज़्यादा ये देख रही है कि उसके पास कितनी आसाइशें हैं, पैसा है, ये नहीं देख रही कि उसके साथ हुआ क्या है। वो ये देखिए, शुरू में जब आप लोगों ने देखा होगा तो आपने देखा कि निदा अपने आप में रहने वाली लड़की है, क्योंकि जो उसने ख्वाब देखा होता है, जब वो उठ के ख्वाब बताती है कि यार मैंने एक बड़ा खूबसूरत लड़का, शुरू में तो उसको शौक तो है कहीं ना कहीं कि एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी हो, और फिर वो तैयार श्यार होने वाली, अपने आप में रहने वाली एक अपनी उसमें होती है। तो जब वो देखा कि यार चलो शुरू में मसले हुए हैं बहन की वजह से, और इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ये हो रहा है, बहन मर गई है, दुख था बहन के मरने तक। उसके बाद जब बहन जिंदा हो गई तब एक खुशी भी थी, और फिर जब वो मसला शुरू हुआ ना कि यार वो तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा, और वो बंदा इतना प्यार कर रहा है, और जब उसने देखा ना कि यार बहन की वजह से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ज़िल्लत उठानी पड़ रही है, और शादी हो गई, अब तो सही हो जाए, मतलब अब शादी के बाद, क्योंकि निदा को ये लगता है कि शादी के बाद जो है आपका शौहर है, अब आप निकल नहीं सकते उस चीज़ से, तो बस रहो ना वो जैसा भी, और वो प्यार कर रहा है, वो अपनी फैमिली से लड़ रहा है, वो सब कर रहा है, फिर किस बात के नखरे हैं भाई इतने। मतलब कोई भी लड़की हो, अगर वो एक इतना प्यारा लड़का, इतना हैंडसम, इतना रिच आपको अपनी फैमिली से लड़ रहा है, आपके लिए पागल हुआ, फिर किस बात के नखरे। मुझे लगता है कोई, मैं भी होती ना, अगर मैं मेरी बहन होती तो मैं बोलती यार बस करना भाई, ख़त्म कर यार, हो गई शादी, चल कर। लेकिन लाइबा आपको यही प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा, क्योंकि आई नो आपका रोल नहीं है जो दुरेफिशां और उनका, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन बहुत हो रही है कि जो शमशेर का कैरेक्टर है वो बहुत टॉक्सिक है। आई मीन वो तो सिर्फ अपनी सोचता है, उसके तभी तो कैसी तेरी खुदगर्जी है ना। हाँ, लेकिन फिर उस कैरेक्टर के लिए सिंपैथी क्रिएट करना, उसको हीरो बना देना, वो थोड़ा सा मसला लगता है ना आप लोगों को। जब आप लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आई नो आपका रोल है, बट इस प्रोजेक्ट से आप सब रिलेटेड हैं, तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सब पे भी आ जाती है। तो कभी ये ख्याल आता है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि एक टॉक्सिक इंसान है, उसके साथ आगे जाके शायद बुरा हो, लेकिन अभी तो हमारे लिए सिंपैथी, हमारे दिलों में सिंपैथी क्रिएट करा दी ना उस इंसान के लिए जो इतना कंट्रोल कर रहा है, जिसके लिए जो इतना सेल्फिश है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो सिर्फ अपनी सोच रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है। देखिए ऐसे बहुत से लड़के और लड़कियां होती हैं, मैं इसी स्टोरी पे बोल देती हूँ, जैसे अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो एक्चुअली टॉक्सिक हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। तो जब एक चीज़ नहीं मिल रही होती तो लोग पागल हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। अगर वो हो गए, सही है, उन्होंने खुद गर्ज बन गए, सेल्फिश बन गए, उनको वो बंदी मिल गई, उसके बावजूद भी वो उसकी ज़िंदगी को अजाब कर रहे हैं, तो अब सिंपैथी हो रही ना उनको। जब लग रहा है कि घर से निकाले गए हैं और वो बंदी भी अब चिढ़ रही है उनसे, तो वो आके उसने उसके पेरेंट्स से माफ़ी मांगी है, सही है। अच्छा, रही बात मैसेज की, तो हर ड्रामे में कोई ना कोई मैसेज होता है, हर ड्रामे में। तो ये ड्रामा भी उन लोगों के लिए बनाया गया है कि यार आप देखें, जो लोग देख रहे हैं उनको दुरेफिशा से कितनी सिंपैथी हो रही है ना, कि वो उसकी ज़िंदगी अजाब बन रही है। इस तरह के बॉयज़ भी देख रहे हैं ना वो चीज़ कि यार इस तरह भी किसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, इतना भी सेल्फिश नहीं हो जाना चाहिए कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हो वो उसी के लिए अजियत बने हुए हो। तो ये मैसेज यही तो है कि यार किसी को मोहब्बत में यूँ नहीं कर लिया जाता, उसको फ्री छोड़ा जाता है। क्योंकि यूट्यूब में जो नीचे कमेंट्स है ना, वहाँ लोग शमशेर की तारीफ़ कर रहे हैं, उनके लिए शमशेर हीरो है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है ये बात कि अगर हम एक टॉक्सिक इंसान को हीरो कैरेक्टर को हीरो बना के दे रहे हैं। एंड आई नो, आई एम श्योर रादेन शाह ने लिखा है, मैं उनकी फ़ैन हूँ और मुझे यकीन है कि आगे जाके इंशाल्लाह उसका कुछ दिखाएंगे अंजाम। लेकिन उस प्रोसेस में उसको हीरो बना देना, उसके लिए सिंपैथी क्रिएट कर देना, वो मुझे बहुत प्रॉब्लमैटिक लगता है। क्योंकि उसके लिए कोई दरवाज़ा छोड़ा नहीं है, इतना वो इंसान एक्सट्रीम तक सेल्फिशनेस पे गया है, उसने छोड़ा नहीं है कुछ भी। वो निदा के कैरेक्टर को की धमकी देता है ना मौत की, तभी तो वो उससे शादी करता है। देखिए जो लोग नीचे यूट्यूब पे कह रहे हैं ना कि ये टॉक्सिक इंसान, ये हीरो है, अगर ये लोग रियल लाइफ में ये चीज़ें देखेंगे ना तो ये उसको गालियाँ देंगे, ये ड्रामा है। तो शायद लोग इसीलिए भी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो ये देख रहे हैं कि ड्रामा है, तो हीरो है और अपनी हीरोइन से प्यार कर रहा है, पागल हुआ है, तो लड़कियां तो इस चीज़ की फ़ैन होती है। जब उनके ऊपर ये चीज़ गुजरती है तो उनको पता चलता है ऐसा नहीं है। और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जो लोग उसको हीरो बोल रहे हैं ना, वो रियल लाइफ में किसी को हीरो नहीं बोल रहे होंगे, वो सिर्फ ड्रामा है, तो लोग इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर आपको लगता है कि ड्रामे और आर्टिस्ट जो हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करते माइंडसेट्स को? मुझे लगता है करते हैं। अब दानिश भाई ने भी ये प्रोजेक्ट किया, कुछ सोच समझ के किया होगा ना कि यार अच्छा शुरू में ऐसे ओके, वो अपने आप को इतना बुरा उन्होंने बनाया है, और अब वो देखें उनका एक दूसरा फेज स्टार्ट हो गया कि वो माफिया मांग रहे हैं, वो एक दूसरे घर में आ गए। तो मुझे लगता है ये चीज़ हर सिर्फ ये वाहिद कैरेक्टर नहीं है, उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, और भी एक्टर्स करते हैं इस तरह के कैरेक्टर्स।
तो बुरा इंसान एक ड्रामे की हद तक ही लोगों के लिए हीरो है। अगर वैसा इंसान रियल लाइफ में होता है ना तो वो लोगों से नफरत कर रहे होते हैं। रियल लाइफ में कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। अच्छा तूने उसकी बेटी उठा ली, ओके तूने अच्छा काम किया, नहीं कोई ऐसा नहीं बोलता। वो सिर्फ ड्रामे की हद तक लोग बोल रहे हैं। यही लोग अगर सामने आप लाके खड़ा करेंगे ना और इनको बोलेंगे अच्छा ये आदमी ऐसा है, इसको आप बोलो क्या बोलोगे, वो तो गालियाँ देंगे। सिर्फ ड्रामे में दानिश तैमूर है हीरो है तो वो इसलिए उसको इतनी अप्रिसिएशन और प्यार मिल रहा है। कोई सेट पे इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जो सुना सकती हैं? इंटरेस्टिंग वाकया एक ये हुआ था दानिश भाई का हाथ कटने वाला। बहुत से वाकया, हमारा तो ये प्रोजेक्ट 6 महीने तक चला है। वाओ, ओके। अच्छा इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ तो इतनी चीज़ें हुई। मेरे तो आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ में मेरे पे एक्ने हो गई थी। तो वो अब मुझे मेरे मीम्स भी बन रहे होते हैं, लोग ना मीम्स बना रहे हैं। मैं जब प्रोजेक्ट करी थी तो मैं बड़ा ना सेट रहती थी ऑफ के, और मेरा फेस ख़राब हो गया क्योंकि मैंने कुछ गलत प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए थे। तो मुझे दूसरे फिशार डायरेक्टर सब कहते थे इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो एक इस चीज़ के लिए मैं बस ये बोलूँगी कि एक्ने जो है ना हो जाती है, उसके लिए कंट्रोल मैं टेंशन लेती थी ना तो टेंशन से और हो जाती थी। तो चिल करें, टेंशन करते हैं इस चीज़ पे भी यार करते हैं। मेरे तो मीम्स बन रहे थे लिटरली मेरे मीम्स पे। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई कि भाई मेरा एक था वो फेज़, मैं बहुत बुरी एक्ने हो गई थी, अब सही है, अल्लाह का शुक्र है, मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चीज़ को इतना इशू नहीं बनाना चाहिए, किसी के कलर को, किसी के फेस को, किसी की चीज़ को। लोग करते हैं अभी स्टिल करते हैं। करता है आपको? हाँ, या शुरू में करता था, अब सही शुरू में करता था, मैं कहती हूँ आई डोंट केयर तो है। मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बात भी हो रही है। मैं नहीं, मुझे बहुत लोगों ने बोला तुम्हारे मुँह पे एक्ने हुई थी। हाँ तो हुई हुई थी यार, इसका मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो नहीं उसको अंदर और जैसे आपको नहीं पता ना, मतलब आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि मुझे एक्ने। हाँ, यू आर द वन सफरिंग। और मुझे सेट पे सबने इतना सपोर्ट किया, मुझे खुशी इस बात, क्योंकि कुछ एक्टर्स होते हैं तुम्हारे मुँह पे एक्ने है, अच्छा तुम ऐसे कर लो, ये मेकअप करो, इसको छुपाओ। किसी ने बोला ईजी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लोग तुम्हारी एक्टिंग देखेंगे। भट्टी भाई बोलते थे एक्टिंग देखेंगे लोग, तुम्हारी एक्ने नहीं देखेंगे। तो कोई बात है, यही होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक्ने सबको होती है, तुम अकेले नहीं हो दुनिया में। ये तो कंटिन्यूटी इश्यूज होते हैं ना कि बाल लंबे थे, काट दिए, दुपट्टा कोई और, तो फिर हम बोलते भी, यू नो, ये तो एक चीज़ है। इंटरेस्टिंग वाकया एक हुआ था, मैं तुझे फिर का बताती हूँ। हम जनवरी में शूट कर रहे थे, उसकी आवाज़ बंद हो गई। तुझे की लिटरली पता नहीं कुछ सीन्स में उन्होंने डब तो किया होगा, बट उस बेचारी की आवाज़ बंद थी लिटरली। और मेरे और उसका सीन्स थे गुस्से वाले और चीखने चिल्लाने वाले, और वो सीन्स जो इस तरह हुए थे ना, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, सर्दियाँ हो रही हैं, गर्मियाँ, हमने सब देख लिया था उस सेट पे, सबकी आवाज़ें बंद, सबको गले ख़राब। और मेरे हमाद के सीन्स होते थे ना शूट, तो मुझे ना उन दिनों मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। सीन के बीच में मुझे जब खांसी स्टार्ट होती थी तो 1-1 घंटे तक मैं खांस रही हूँ, और वो सीन्स रुका हुआ है, सब बीमार हुए हैं सेट पे। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट रहा, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छा। फैन रिएक्शन बताएं अभी तक, लोग क्या कह रहे हैं, सुनती क्या हैं, आपको डीएम्स आते हैं, पढ़ती हैं कि बाहर जाती हैं तो लोग क्या कह रहे होते हैं? लोग कह रहे होते हैं वो देखो निदा, अच्छा इस ड्रामे से काफ़ी ऑब्वियसली सब भी देख रहे होते हैं, तो जब जाती हूँ ना कहते अच्छा कैसे तेरी खुदगर्जी चल रहा है ना आपको। मैंने कहा यार इतने तो सीन्स भी नहीं आते, पूरे एपिसोड में 1 या 2 सीन है, तो फिर भी लोग देख रहे हैं, पहचानते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बट रोल आपका इम्पैक्टफुल है ना? हाँ, अभी आगे जाके बहुत मजे का हो जाएगा, देखिएगा। तो मतलब जर्नी है आपका? हाँ, बहुत कुछ मजे के सीन्स होने। तो वो एक हुआ मेरे साथ, बड़ा मज़े का इंसिडेंट हुआ। मैं बैठी हुई थी मॉल में ना, फूड कोर्ट में, तो एक आई हैं, उन्होंने बाया पहना हुआ और नकाब किया हुआ था, तो आके ना उन्होंने मेरी ना आंखों पे हाथ रख लिया। मैंने कहा शायद कोई दोस्त हो, कोई हो। आई वाज लाइक कौन है यार, कौन है? शी इज़ लाइक के पहचानो। मैंने बोला जी कौन? कहती पहचानो। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? अच्छा, मैंने कहा ओके, ये मेरे नाम लिए दोस्तों के। अब जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो नकाब में थी। मैंने कहा मैं आपको जानती हूँ, तो मैं आपकी फ़ैन हूँ, आप निदा है ना? मैंने बोला तो आपने मुझे फिर ऐसे क्यों बोला? अच्छा मैम मुझे फनी हो गई। मैंने कहा आपने मुझे ऐसे क्यों बोला कि पहचानो, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? कहती है आप इतनी अच्छी है ना, आप हंस रही हैं मेरे साथ, मैं आपको टच करूँ? मैंने बोला यार ये क्या है? मैंने बोला हेलो, मैंने उससे हाथ मिलाया, वो बड़ी फ़नी थी, वो अजीब ही कुछ था। आगे मुझे सबसे फ़नी लगा पहचानो यार मैं कैसे पहचानूँ आपको? आप कौन है? फ़ैन हूँ, आपकी फ़ैन हूँ। अजीब। ओह माय गॉड, दिस इज रियली फनी, बट दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर। एंड एक बड़ा यू नो फनी उन्होंने पॉजिटिव चीज़ की, बट आई कैन इमेजिन अब कोई ऐसे ही बंद करेगा, आप बोलेंगे मेरी फ़ैन है आप। वही ना, मैंने कहा मैं क्या पहचानूँ कौन है? अजीब। तो इस तरह का हुआ बस कुछ। अच्छा, नहीं कैसी तेरी खुदगर्जी काफ़ी पॉपुलर जा रहा है और लोग काफ़ी देख रहे हैं, और आपके कैरेक्टर के बारे में बड़ी बात हो रही है। बस लास्ट 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जो आपकी जनरेशन है आजकल की, अब जैसे निदा के ऊपर भी अभी टाइम आया हुआ है कि ज़बरदस्ती माँ बाप जो है वो उससे कह रहे हैं कि इससे शादी कर लो, उसके कज़न से ना, जो बड़ी बहन से पहले इंटरेस्टेड था। तो कॉम्प्रोमाइज़
माँ बाप की बात सुनना, ये कहाँ आप लोगों की जो अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो कैसे देखती है इस चीज़ को? अच्छा, मुझे लगता है शादी कि को कैसे देखती मैं है? तो इस चीज़ के कॉम्प्रोमाइज़ बहुत खिलाफ हूँ। किस चीज़ के खिलाफ? माँ बाप ज़बरदस्ती ना करें, ओके। बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि देखिए कल को डिवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई, बेशक अब डिवोर्स को इतना बुरा नहीं माना जाता, बट जितने साल गुजरे वो तो अजियत में गुजरते हैं ना मियाँ बीवी के। तो मेरा तो माँ बाप को ये मशवरा है कि प्लीज़ ज़बरदस्ती शादी ना किया करें। ड्रामों में भी अभी यही दिखाया जाएगा आपको कि यार ज़बरदस्ती शादी के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, और आजकल की जनरेशन तो खैर करती भी नहीं है, उसमें से 10% लोग हैं जो अभी भी माँ बाप की सुन लेते हैं। मेरे माँ बाप भी बोलेंगे ना कि तुम इससे शादी कर लो, मैं पहले देखूंगी यार कि कौन है, कैसे है। मैं ज़बरदस्ती, मैं कहती हूँ नहीं शादी करनी चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो। बहुत मसले होते हैं इस चीज़ से, ज़बरदस्ती की शादी के मैं बड़े ख़िलाफ़ हूँ। रिलेशनशिप में कितना बिलीव करती हैं आप गिव एंड टेक में, या औरत का क्या रोल है? जो हमारे यहाँ पुराना वो होता था कि औरत को ही घर बनाना है, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ द हाउस एंड कि रिलेशनशिप अच्छी चले, उसके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैं ऐसे ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ औरत की नहीं होती, दोनों की होती है। मैं इधर वो नहीं बोलूँगी कि मैं एक औरत हूँ तो मैं ये क्यों इस चीज़ को अपने ऊपर लूँ कि नहीं सिर्फ औरत ही, या औरत के मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। रिलेशनशिप दोनों लेके चलते हैं, चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। रिलेशनशिप जो होता है ना वो इक्वली चलता है। घर भी अगर औरत बना रही है, घर को संभाल रही है, तो ये नहीं कि आपका शौहर एक जगह बैठा हुआ है। अगर वो शौहर बाहर के काम करे तो ठीक है, आप घर के काम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं इस चीज़ को बुरा नहीं कहती, लेकिन रिश्ता जो है ना दोनों तरफ से चलता है। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं कहूँगी शादी से पहले और शादी की बात हो, क्योंकि रिलेशनशिप सबके होते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर तो कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता। ज़रूरी नहीं कि लाइबा परफेक्ट हो, ज़रूरी नहीं कि लाइबा आपकी हर एक चीज़ पे पूरी उतरी हो, आपकी हर एक चीज़ पे लाइबा पूरी हो। इस तरह ज़रूरी नहीं कि वो इंसान लाइबा के लिए हर एक चीज़ पे पूरा हो। तो अगर वो 10 चीज़ों में अच्छा है तो वो 4 चीज़ों में बुरा भी हो सकता है। तो मैं उसकी 4 चीज़ें बुरी देख के मुझे छोड़ नहीं सकती, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। उसकी 4 चीज़ों को बेहतर बना सकती हूँ, मैं उसे समझा सकती हूँ। आप एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे के साथ रहें और समझें। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर लाइबा ने ये किया तो उसके पीछे क्या वजह होगी, उससे बैठ के बात करो, उससे पूछो कि यार तुमने ये क्यों किया है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है आपके एक रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। इक्वल होकर रिश्ता नहीं, इक्वल हुए बगैर रिश्ता नहीं चल सकता। आई रियली लाइक दिस पॉइंट आपका कि गिव अप नहीं करें, ट्राई टू सॉल्व इट, जस्ट जितना अपना ट्राई कर सकते हो करो। परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती है, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट तो इंसान मरते दम तक नहीं होता। मेरे बाबा मुझे एक बात बोलते हैं, तुम रोज़ाना कुछ सीखोगी रोज़ाना। और ऐसा है, मैं जब रात में लेटती हूँ ना सोने के लिए, तो मैं अच्छा आज मैंने वो, क्योंकि मैं पूरा दिन दिमाग में एक दफ़ा करती हूँ ना कि अच्छा ये हुआ, ये ओके ओके, अच्छा इसमें ये हुआ। आप नोट कीजिएगा, आप डेली कुछ ना कुछ सीखेंगी, डेली। तो बाबा कहते हैं आप मरते दम तक ना कुछ सीखते हो, और आप कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते, कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। सो ये एक हकीकत है। इतनी छोटी एज पे जब आप खुद कमाती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, घर को भी आई एम श्योर सपोर्ट कर रही होंगी, राइट? तो ये जो प्रोसेस होता है, और आपने खुद बोला कि मैं शायद बहुत जल्दी मैच्योर हो गई, घर से बाहर जल्दी निकल गई थी, ये आपकी पर्सनालिटी को और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को कैसे इम्पैक्ट करता है? बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मैं तो चलो फील्ड में हूँ ना, जो लड़कियाँ और लड़के दूसरे फील्ड्स में हैं। जब आप कमाते हो, आप लोगों से मिलते हो, देखो लोगों से मिल के ना आप बहुत कुछ अच्छा बुरा सीखते हो। तो इससे ये होता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में डिसीजन है कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, तो अब मुझे डिसीजन लेना है कि यार मैं कैसे करूँ, नहीं करूँ। फिर मुझे वो जो 4 लोगों से मैं मिली होती हूँ ना, मुझे उनकी वो चीज़ याद आती है कि अच्छा अगर वो होता तो वो कैसे करता। तो आप डिसीजन जो है ना आपका बड़ा अच्छा आप डिसीजन ले सकते हो। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में ना ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि मैं वक्त से पहले मैच्योर हो गई हूँ, या मैं काम कर रही हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा डिसीजन ले सकती हूँ। और फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी आपको जो वो जो स्ट्रॉन्ग कर देती है। हाँ, एक होती है ना आपके अंदर कि यार मैं तो खुद कमाती हूँ, मैं तो कमाती हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। वो उसका आई थिंक एक अपनी फील होती है, वो आपको कॉन्फिडेंस आता है। खुद कमाना चाहिए। एक तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और आपको कल को किसी की बात नहीं सुननी पड़ती यार कि मैंने तुम्हारे लिए यही किया। क्योंकि मैं गुजरी हूँ ना इन चीज़ों से कि सुननी पड़ी लोगों की बातें, अम्मी बाबा के पुराने टाइम की बात है। तो मैं अब बोलती हूँ कि नहीं यार, मैंने अपनी फैमिली के लिए खुद करना है और मैं खुद करूँगी, मुझे किसी की हेल्प की, किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप दैट्स वेरी नाइस टू हियर, वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड अपलिफ्टिंग लाइबा, थैंक यू सो मच। आपके जो 2 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, आप उस पर कुछ हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं, या अभी सीक्रेट है, अभी नहीं बता अभी आप 1 महीना रुक जाए, आपको सब पता चल जाएगा। हाँ, प्रोजेक्ट को-स्टार्स के बारे में मेंशन किया। हाँ, श्योर। जो जियो का प्रोजेक्ट है उसकी काफ़ी बड़ी कास्ट है, तो निम्रा खान, मारिया मलिक, हारून शाहिद, रायद। रायद का नाम अभी मैं सेट पे बोलती हूँ, रायद बोलूँ
कहता है जो दिल चाहे बोलो। तो वो उसका रायद है, इसमें ज़ैन अफजल है, काफ़ी बड़ी कास्ट है और प्रोजेक्ट तो बहुत मज़े का है। हम लोग सेट पे बैठ के खुद ही लिटरली तारीफ़ें कर रहे थे, यार हमारी स्क्रिप्ट तो बहुत डिफरेंट है क्योंकि वो सबके अलग अलग ट्रैक्स हैं और मेरे ट्रैक में तो 3 वेरिएशंस हैं। सलमा आर्या का जो ट्रैक है, निम्रा का ट्रैक बहुत डिफरेंट है, तो हमारी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड में मे बी स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। और जो ARY वाला है वो अभी मैंने शूट स्टार्ट किया है, उसके लिए वो 1 वीक हुआ है। उसमें फातिमा फंदी और आरिस भाई, आरिस अहमद, तो और बाबर अली हैं, सलमा हसन, वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी कास्ट है। अच्छा, हाँ। चलें, वी लुक फॉरवर्ड टू seeing you very soon in another project on TV. And we wish you all the best. Thank you. It was lovely having this conversation with you. थैंक यू सो मच। मुझे पता है बड़ा शौक था आने का आपके शो में। मैंने कहा यार मुझे भी जाना है। मैंने तो राइट को मैंने कहा उनको बोलो मुझे बुलाएं, तो उससे पहले आप मुझे बुला चुकी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। हमने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हुआ था, तो रायद का मुझे मैसेज आया, तो मैंने कहा रायद थैंक यू सो मच, लेकिन मेरी ऑलरेडी लाइबा से बात हुई हुई है। अच्छा मैंने रायद को कहा रायद मैंने उन्हें करना है, लेकिन आप कुछ मत बोलिएगा क्योंकि हमारी बात हो चुकी थी ऑलरेडी। टाइम लाइन का नहीं पता होता ना, कभी मैं रायद को बोलूँ मैं ये कर रही हूँ और फिर नहीं कर पाऊँ तो वो आपको बोल दें, तो मैंने कहा मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा बिल्कुल है, प्लान है, बात भी हो गई, इट्स माई टू डू लिस्ट पे बहुत जल्द, लेकिन आप नहीं मेंशन कीजिएगा कि ऐसा ना हो मैं उसको उसके मुताबिक नहीं कर सकूँ। तो ये सर नहीं ओके ठीक है। तो उसने मुझे बताया भी नहीं, कह रहा था मैंने बोल दिया, रिप्लाई आएगा तो बता दूंगा। आई टोल्ड हिम बिकॉज़ मुझे यही था कि ही टेल्स यू कि नहीं राबिया आपको बस करने वाली और मैं नहीं मैं ऐसे बता चुकी थी। मैंने कहा राबिया मुझे बुलाने वाली है और मैं बड़ा एक्साइटेड भी हूँ, बस जल्दी से बुला ले मुझे, मैं जाके बहुत सारी बातें करनी है। और ये इंटरव्यू ऐसे शुरू से लेके एंड तक अभी तक मतलब सुकून से हुआ है और बड़ा मजा आया कि चीज़ डिस्कस करने। तो इरादा मेरा यही था कि आपको आराम से अच्छा हम बहुत दिन से कोऑर्डिनेट कर रहे थे हम ना, तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम पे हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।